आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत बड़े डॉक्टर से कराने जा रहे हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इससे पहले भी हमने कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ आपसे मुलाकात कराई थी डॉक्टर संजीव कुमार की। डॉक्टर संजीव कुमार जो एमडी कार्डियोलॉजी हैं और डीएम मेडिसिन हैं, और उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है इन कोरोना वायरस के केसेस को हैंडल करते हुए। लेकिन आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वैक्सीन से मुतालिक बात करेंगे उनसे। वैक्सीन जो कोरोना वायरस की दवा जो आने वाली है या आ गई है, उससे मुतालिक हम बात करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ़ बातें वैक्सीन के बारे में सुनी जा रही हैं। अगर वैक्सीन आई है तो कहाँ है, अगर किसी को लेना है तो किस तरह लेना है, उसकी कीमत क्या होगी और कीमत कौन चुकाएगा। ऐसे कई सवालात हैं लोगों में। कई लोग अक्सर पूछते भी रहते हैं, सवालात भी करते रहते हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि एक मोतबर मोअज़्ज़िज़ हस्ती को जिनका ताल्लुक़ इस पेशे से है, उन्हें मदऊ किया जाए और उन्हीं से मालूम किया जाए कि ये वैक्सीन क्या है, कब आएगी, अगर आ गई है तो इससे फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं डॉक्टर संजीव कुमार का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मक़दम है इस प्रोग्राम में। आप इससे पहले भी आए थे कोरोना वायरस के बारे में, जब आपसे पूछा गया था, तो आप वाहिद डॉक्टर एक हैं हमारे सारे हिंदुस्तान में जिन्होंने कहा था कि दवाखाने को आने की ज़रूरत नहीं है, घर में इलाज कर लीजिए, जिसकी वजह से लाखों पेशेंट्स जो हैं बहुत रिलीफ महसूस करते हुए अपने अपने घरों में कोरोना वायरस का पूरा इलाज खुद ही किया और वो ठीक भी हुए हैं। और सब आपका शुक्रिया अदा करते थे, फ़ोन करते थे हमको, क्योंकि बहुत उसकी व्यूवरशिप आई थी, बहुत ज़बरदस्त उसके लाइक्स आए थे। तो अब इसका जो नेक्स्ट फेज़ है डॉक्टर साहब, ये अभी एक तो सेकंड फेज़ ऑफ कोरोना वायरस भी कहा जा रहा है, वो आने वाला है या आ गया। लेकिन आजकल जो चल रहा है वैक्सीन के बारे में, ये वैक्सीन आ गई है या नहीं, तो आने वाली है तो कब आएगी और कहाँ से आएगी? शुक्रिया, आदाब। सबसे पहले तो आपने जो प्यार दिखाया मुझे, और इस दौरान जो हम लोग कोरोना से लगभग बाहर आ गए, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है क्या और क्या वो आएगी, क्या डर अभी भी बरकरार है? अमूमन ऐसा पाया गया है कि एपिडेमियोलॉजिकल कर्व में जब कुछ लोग 10-5% लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग एक बड़ी कम्युनिटी को इन्फेक्ट कर देते हैं और सडनली केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम में होता है। हुआ क्या, हमारे पास एक तो इम्यूनिटी अच्छी थी, और हमने जिस तरीके कोरोना से लड़ाई करी, फर्स्ट और सेकंड वेव ऑलमोस्ट जुड़ी हुई पाई गई, और जो अब आने वाले केसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। इसीलिए हम ऑलमोस्ट इस एपिडेमिक के बाहर आ गए हैं, जैसा हमने पहले समझाया था। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कोरोना के बारे में पूछी कि वैक्सीन का क्या हुआ, लगभग 40 वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव हो गई हैं। जो फरवरी से काम शुरू था, अब दिसंबर में आते आते 40 वैक्सीन, डिफरेंट तरह की वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं, और 150 वैक्सीन अभी एनिमल फेज में है। तो 200 के आसपास वैक्सीन जो डिफरेंट देशों ने, डिफरेंट जगहों ने इनको बनाया और बना के ऑलमोस्ट तैयारी के स्टेज पे है। जी, हमारे हैदराबाद में भी तो बन रही है वैक्सीन। जी, हमारे हैदराबाद में 2 डिफरेंट तरह की वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं। इससे पहले कहा गया था कि हम रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन जो गामेला इंस्टीट्यूट में बनाई गई थी वो लेंगे, बट क्योंकि हिंदुस्तान इतना डेवलप हो गया है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, और ख़ासकर हैदराबाद जिसने अपने दम पे एक वैक्सीन बना ली है जो कि 91% तक इफेक्टिवनेस शो कर रही है, जिसको हम लोग जल्दी ही काम में लाएंगे। जी, अब इसमें वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बताइए। लोग तरह तरह की बातें कर रही हैं, हालांकि वैक्सीन जो है अभी किसी ने लगा लिया, अभी ने कि इसका टीका किसी को लगा नहीं है, लेकिन बातें बहुत हो रही हैं। जी, तो वैक्सीन क्या होती है, अगर हम इसको समझ लें तो आपका वैक्सीन से डर निकल जाएगा। एक वायरस जब हमारी बॉडी में आता है तो हमको जुकाम, बुखार, सांस फूलना, इन्फेक्शन करता है।
हम उसी वायरस को एक्सपेरिमेंट में ले करके उसमें कई सारी दवाइयाँ मिला के उस वायरस को कमज़ोर कर देते हैं। ये कमज़ोर वायरस को जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं हम उसको वैक्सीन का नाम दे देते हैं। ये वैक्सीन कोरोना वायरस ही है जो या तो मरा हुआ है या इतना कमज़ोर है कि हमको नुकसान नहीं कर सकता। कितना परसेंट ये हमको नुकसान कर सकता है? 20% लोगों को बुखार, सिर दर्द, जुकाम जैसी माइनर इलनेसेस हो सकती हैं, बट मेजर कोरोना होना का चांस बहुत कम है। और ये कैसे तय किया गया है? WHO के मानक के हिसाब से 30,000 लोगों को वैक्सीन देने के बाद कोरोना वायरस के साथ इन्फेक्ट किया गया और ये पाया गया कि ये लोग इतनी इम्यूनिटी बना लेते हैं कि कोरोना वायरस के आने के बाद भी उनको कोई डर नहीं होता। इसीलिए क्या वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट होंगे? ज़रूर होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि वो खुद कोरोना वायरस है, चाहे मरा हुआ चाहे कमज़ोर, पर वो इतने ताकतवर नहीं होता वो वायरस कि आपको कुछ ग्रॉस प्रॉब्लम करे। छोटे मोटे सिर दर्द या उल्टी ये 10-20% लोगों में होने का चांस है, पर आप डरिए मत, क्योंकि ये वैक्सीन सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी, जो कि हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिसमैन या जो लोग इस दौरान बाहर आकर के काम करते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होता है। इन लोगों को जब ये वैक्सीन मिलेगी तो और डेटा बाहर आएगा कि क्या इसने कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं किया, क्योंकि फेज़ 3 जब ट्रायल किया जाता है तो ट्रायल ऐसे किया जाता है, सबसे पहले इस वैक्सीन को एक जानवर में ट्राई किया जाता है जो कि ज़्यादातर चूहे होते हैं, माइस। पर कोरोना वैक्सीन को स्पेसिफिकली हमने ट्राई किया प्राइमेट्स में, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, कहने का मतलब बंदर की प्रजाति में, क्योंकि वो बहुत हमसे मिलते जुलते हैं। ऐसे 100 टेस्ट होने के बाद 10,000 लोगों में इनको टेस्ट किया गया, जो कि वॉलेंटियर इंडिविजुअल्स थे। इन 10,000 लोगों में पाया गया कि 91.4% इस वैक्सीन ने हमको बचा लिया और 15 से 20% लोगों को माइनर जुकाम बुखार सिर्फ हुआ। इसलिए इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल नहीं, इमरजेंसी यूज़, क्योंकि ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है, WHO ने इमीडिएटली अप्रूव कर दिया। जी, लेकिन कभी भी कोई भी अगर टीका लेते हैं आप, चाहे वो टेटनस का, टीबी का हो या हेपेटाइटिस का हो, पोलियो का हो, किसी भी किस्म का, उसके टीका लेने के बाद तो 1-2 रोज़ बुखार आता है ना जी। तो उसमें ख़ास बात क्या है? ये वैक्सीन लेने के बाद भी बुखार आएगा, तो उसमें घबराने की तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर छोटा मोटा जुकाम बुखार आ रहा है तो इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है। अच्छा, तो इसमें कोई, मैं तो सुना है कि कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, हालांकि पोलियो वगैरह में जो होता है साहब, बच्चा पैदा होते ही जो है उसमें 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने कोई वैक्सीन देते हैं, टीके देते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि आप कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो बच्चों को नहीं देंगे, ज़ईफ़ लोगों को नहीं देंगे, फिर देंगे तो किसको देंगे? तो क्योंकि ये ट्रायल्स 16 साल से 65 साल के बीच में किए गए, इसलिए सबसे पहले जब हम वैक्सीन देंगे तो इसी उम्र में देंगे। कारण ये है कि हमको 100% मालूम है कि इन लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे, क्योंकि ट्रायल्स अभी बच्चों में और बहुत बुज़ुर्गों में नहीं किए गए। हम अभी कहते हैं कि फेज़ वाइज वैक्सीनेशन करेंगे। सबसे पहले इस कम्युनिटी को, इस लोगों को प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि एक कंसेप्ट है, कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि अगर 100 लोग अगर आपके कमरे में हैं, जिसमें से 60 लोगों के पास एंटीबॉडी है, तो अगर हम उस कमरे में कोरोना वायरस छोड़ भी दें तो कोरोना वायरस पनप नहीं सकता, क्योंकि कोरोना वायरस को पनपने के लिए शरीर चाहिए होता है। अगर हम 15 से 65 साल वाले लोगों को इम्यूनाइज कर दें तो हम ऑलमोस्ट अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को प्रोटेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो लोग उनको दूसरे लोगों को फैलाएंगे नहीं। अब बच्चों को और बड़ों को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उसमें साइड इफ़ेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि शरीर कमज़ोर है। अगर सडनली कुछ लोगों को बड़ा कोरोना डिसीज़ हो गया इस उम्र में, तो ये वैक्सीन फिर लोग लगाने से डरेंगे या बचेंगे। इसलिए फर्स्ट फेज़ में हम लोग 16 से 65 लोगों को टारगेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि 16 साल से 65 साल तक की उम्र वालों को ही टीका दिया जाएगा, वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन अमेरिका में इयान मैकक्लेन एक बहुत बड़े एक्टर हैं पुराने, जिनकी उम्र 81 साल है, 81 ईयर्स है। उन्हें कल वैक्सीन का टीका दिया गया है 2 दिन से। वो सोशल मीडिया पे ट्वीट करके बताते हैं कि ही इज़ फीलिंग बेटर। वो अपने आप को ही इज़ फीलिंग लकी कि
अमेरिका में सबसे पहले वो शख्स हैं जिन्हें वो टीका दिया गया है। तो डॉक्टर साहब इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। इसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा कि अंग्रेजी दवाइयाँ बनाई कैसे जाती हैं और वो सेफ़ क्यों होती हैं। हम लोग बहुत दवाइयों को प्योरिटी के हिसाब से चेक करते हैं। सबसे पहले अगर कोई मॉलिक्यूल ईजाद होता है तो उस मॉलिक्यूल को जानवरों में ट्राई किया जाता है, ये देखने के लिए कि हम जिस चीज़ के लिए उस मॉलिक्यूल को बनाया है क्या वो ये काम करता है कि नहीं। जब जानवरों के ट्रायल्स ख़त्म हो जाते हैं तो वॉलेंटियर इंडिविजुअल्स जो लगभग 100 के आसपास होते हैं उनको चूज़ करके ये बात समझा के कि हम सिर्फ जानवरों के ट्रायल्स हैं, आप 100 लोगों को ये दवाई दे रहे हैं, आप 100 लोगों को हम दवाई देंगे, ये साइड इफ़ेक्ट उमूमन पाए गए हैं जानवरों में। उसके बाद वो फर्स्ट फेज़ ऑफ ट्रायल बोला जाता है। उस फर्स्ट फेज़ ऑफ ट्रायल के बाद एक बड़ी कम्युनिटी को 10,000 जैसे लोगों को ये दोबारा दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि डोज की कितनी एडजस्टमेंट करनी है, बढ़ानी है कि घटानी है। ये सब के बाद ट्रायल को अथॉरिटीज़ और जज साहब अप्रूव करते हैं। ये अप्रूवल आने के बाद भी ट्रायल ख़त्म नहीं होता। ये जब मार्केट में दवाई आ जाती है, अगर मार्केट में किसी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट पाया जाता है या कोई डॉक्टर ऐसा क्लेम कर देता है कि ये दवाई से ऐसा हो रहा है, तो ये दवाई इमीडिएटली विड्रॉ कर दी जाती है। हमें मानकों का पालन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी दवाइयाँ अगर गलत आदमी को दी जाए तो जहर है और सही आदमी को दी जाए तो वरदान है। तो इसलिए क्योंकि ट्रायल 16 और 65 की एज में ही हुए हैं, इसलिए ये वैक्सीन इसके बियॉन्ड देना हमारी कैपेबिलिटी में नहीं है। बट जैसे जैसे समय पास होगा और हम कोरोना के ताबूत में आखिरी कील डाल रहे होंगे, उस वक़्त हमको ये बहुत ज़रूरी होगा कि ये ओल्ड इंडिविजुअल्स को, जो उम्र दराज लोग हैं, इनका क्या करें। तो जैसे आपने बताया कि ये इन साहब ने 80 इयर्स में वैक्सीन ली, हम इनका डाटा संभाल के रखेंगे कि अगर इनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो उस डाटा के हिसाब से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है तो हम बोलेंगे कि आप 80 से ऊपर लेंगे तो आपको 1% साइड इफ़ेक्ट है, और तब हमारे बुज़ुर्ग अगर इसको लेना चाहेंगे तो वो फ्री है। डॉक्टर साहब, ये एज रिस्ट्रिक्शन के बारे में आपने बात बताई है तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा। सऊदी अरब वालों ने, आप जानते हैं, हर साल हज होता है। हज के लिए दुनिया भर से मुसलमान जाते हैं, इसी तरह हमारे इंडिया से भी जाते हैं। तो हमेशा जो है कोई हज में एज रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया था। हालांकि पैदा हुए सो बच्चे से लेकर 85 और 90 साल के बुज़ुर्ग तक हज करते हैं। इस मर्तबा हमारी सऊदी गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन रखा है कि आप 18 साल से कम उम्र वाले और 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले हाजी को अलाउ नहीं करेंगे, कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास हज के एप्लीकेंट्स कम हो गए। सारी दुनिया में 3 मुल्क हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पर लोग हज करने के लिए रिटायरमेंट के बाद जाते हैं, ज़्यादातर 70%। तो 70% लोगों को चांस नहीं है इस बार हज करने का, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि जाएंगे, लेकिन 65 इयर्स का जो रिस्ट्रिक्शन है। और बाज़ कंट्रीज़ दुनिया में ऐसे भी हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, यहाँ पर बच्चे SSC करने के बाद हज करते हैं। अगर वहाँ पर हज नहीं होता, हाजी नहीं मिलता, दूल्हा, तो लड़का हज नहीं करता है तो उसको लड़की नहीं मिलती, वहाँ शादी नहीं होती। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वैक्सीन का एज रिस्ट्रिक्शन है उसको सऊदी गवर्नमेंट ने फॉलो किया है। जी, तो मैं सबसे पहले तारीफ़ करूंगा गवर्नमेंट्स की जो इतना लोगों के बारे में सोचती है, सिवाय अपने मुल्क के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुल्क के लोगों के बारे में समझती है कि हमारे पास अगर ये डाटा नहीं है कि 16 साल से कम वाले बच्चे या 65 साल से 65 साल से ज़्यादा वाले लोग अगर हज करने आने की वजह से इन्फेक्ट नहीं होने चाहिए, उन लोग इतना आपका ख्याल कर रहे हैं जी। दूसरा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, फ्यू मंथ्स में हमको ये बात पता लग जाएगी कि जो बुजुर्ग लोगों को ये टीका दिया गया, जिन्होंने वॉलेंटरी लिया, या फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स जो एल्डरली हैं जिनको ये टीका दिया गया और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये वैक्सीन का एज एक्सटेंड करके सबको मिलते ही विदिन 6 मंथ्स हमारे पास ये डाटा आ जाएगा और हज खुल जाएगी। तो ये जब तक हमारे पास ये प्रूफ या सबूत नहीं आ जाते, जब तक सऊदी गवर्नमेंट ने इसी के साथ जाना बेहतर समझा कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे किसी का नुकसान ना हो। तो WHO की जो गाइडलाइंस है उसको सऊदी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है? जी, कर रही है। ओके।
तो अब इसमें ये बताइए डॉक्टर साहब, लोग कहाँ कहते हैं, बिलखुसूस आप कहते हैं, आप तो हमेशा यही कहते हैं कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से कोई मरता नहीं है, लेकिन इतने जो अमवात हुए हैं, इतने जो डेथ्स हुए हैं, वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ्स होते हैं। लेकिन हर चीज़ को डॉक्टर लोग जो है कोरोना की डेथ क्यों बताते हैं? तो हमारा डेथ रिपोर्टिंग सिस्टम में होता है कि ये डेथ किस किस कारणों की वजह से हुई। अगर स्टार्टिंग कोरोना से हुई और उसके बाद आपको निमोनिया हुआ, उसके बाद आपका हार्ट फेल हुआ, तो डेथ को ऊपर से नीचे तक रिपोर्ट करते हुए सबसे पहला नाम कोरोना का ही आ जाता है। ओके। इसलिए इस वक्त जब हर लोग जो लोगों को हमने खो दिया इस वक्त, उन सब लोगों के नाम सिर्फ कोरोना लिखे गए, ऐसा सिर्फ ये बोलना कि गलत लिखे गए नहीं है, क्योंकि बीमारी स्टार्ट कोरोना ने करी, पर जो लोग बहुत डरते थे या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी या जिन्होंने सही टाइम पे रिपोर्ट नहीं किया और सही तरह की दवाइयाँ नहीं ली। बास केसेस ऐसे भी देखे गए डॉक्टर साहब, कोरोना से पॉजिटिव के बाद वो नेगेटिव हो गया बंदा, दवाखाने में ही नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, फिर उसके बाद उसको किडनी का प्रॉब्लम आया, फिर उसके बाद उसको बीपी का प्रॉब्लम आया, फिर उसके बाद जो है उसको हार्ट अटैक आया। जी, तो कोरोना करता क्या है? कोरोना एक बहुत डेलिकेट वायरस है जो इस कमरे में छोड़ दूं तो 10 मिनट के अंदर अंदर मर जाएगा। अगर मैं इन कपड़ों के साथ भी घर चला जाऊं तो वो कोरोना वायरस चाहे मेरे कपड़ों पे भी है, वो जिंदा नहीं रह सकता। रिसर्च ने बोला है कि 14 दिन तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पर ये जिंदा नहीं रहता, इन्फेक्ट नहीं करता। मेरे को खुद 6 महीने हो गए, मैं हॉस्पिटल में रोज़ सेवा करता हूँ, पर मेरे को आज तक कोरोना इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि हमको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि वो वायरस बहुत डेलिकेट है और वो जल्दी से एक दूसरे को नहीं छूता। पर कोरोना वायरस के नेगेटिव होने का कारण यह है कि उसकी लाइफ साइकिल 14 दिन की है। जो लोग ये सोच के डर जाते हैं मुझे कोरोना हो गया, अब मैं कब तक कोरोना पॉजिटिव रहूँगा, आप सिर्फ 14 दिन तक पॉजिटिव रहेंगे, उसके बाद वो वायरस अपने आप मर जाएगा। बट इस दौरान हैबत की वजह से या उस वायरस ने जो हमारी बॉडी के अंदर जाके अंजर पंजर हिला दिए, जो पेच हिला दिए, वो पेच बॉडी की इतनी इम्यूनिटी को एग्रीवेट कर देते हैं, इतनी लड़ाई कर देते हैं कि बॉडी अंदर से लाल गर्म हो जाती है और वो जाकर के मल्टी ऑर्गन्स को बंद करना शुरू करती है, उसकी वजह से डेथ होती है। तो मेरा जब ये कहना था कि आप डरिए मत, घबराइए मत, अच्छा खाना खाइए या सिर्फ सिम्टम्स का इलाज कर दीजिए, वो इसलिए नहीं था कि वो कोरोना का इलाज था, वो आपके डर का इलाज था, वो आपके बॉडी सिस्टम एंग्री ना होने का इलाज था। कोरोना तो खुद ही मर जाता है 14 दिन में, चाहे आप उसका कुछ करें या ना करें। पर जो लोग 1% लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, वो डर, हैबत और उस इन्फ्लेमेशन के वजह से चले गए। तो अगर आप नहीं डरे थे और आप घर पे भी रहे थे और कोई दवाई नहीं ली, तो आपने देखा कि 99% लोग फिर भी बच गए। आपका जो फार्मूला था कि घर पे रह के इलाज करिए, वो बहुत सक्सेस हुआ, उसकी वजह क्या है? उसका कारण यह है विश्वास। क्योंकि कोरोना की दवाई जब तक नहीं बनी थी, सबसे इफेक्टिव दवाई तो वैक्सीन ही है। वैक्सीन हमारी बॉडी में एक ऐसी इम्यूनिटी बना देती है जिससे हमारे अंदर कोरोना वायरस नहीं जा सकता। कोरोना वायरस एक डोज के फॉर्मेट में आता है। से फॉर एग्जांपल 5 वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी लड़ सकती है, पर 50,000 वायरस एक साथ आ गए तो लड़ नहीं सकती। इसीलिए आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, ये 3 चीज़ों ने हमारी कम्युनिटी को अवेयर किया और कम्युनिटी ने इन्फेक्शन को कंट्रोल किया। दूसरा, एक साथ इतने सारे लोग केस नहीं बने क्योंकि हम लोगों ने इन सब रूल्स का पालन करके अपने घर में जो आइसोलेशन किया, बहुत सारे लोग एक टाइम पे इन्फेक्ट नहीं हुए। इसीलिए सिर्फ वो 1% लोग जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया, उनको हॉस्पिटल सर्विसेज देने के बाद हम कुछ लोग को फिर भी खो दिए, पर काफ़ी लोग बचा पाए। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो टीका दिया जाने वाला है, वैक्सीन, वो कितने मरहलों में दिया जाएगा? एक ही बार दिया जाएगा, 2-3 बार दिया जाएगा? जी, तो नाजरीन, टीका ऐसे दिया जाएगा कि वो एक शीशे की फील्ड सिरिंज आएगी जिसको पहले दिन लगा दिया जाएगा मसल के अंदर। आप जैसे आप नॉर्मल इंजेक्शन लेते हैं डीप मसल में, हाथ में या पीछे, आप ऐसे एक इंजेक्शन आज लगवाएंगे। इसके बाद आपको 28 दिन या 1 महीने के बाद दोबारा बुलाया जाएगा इंजेक्शन के लिए। उसके 14 दिन के बाद, दैट इज़ 1.5 महीने के बाद, आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी आ जाएगी कि आप कोरोना ना तो स्प्रेड करेंगे और ना आप कोरोना से इन्फेक्ट होंगे। तो वैक्सीन आने के लगने के 1.5 महीने तक इंतज़ार करना है। पहला टीका लगने के बाद मत मान लेना कि हमको कोरोना नहीं होगा। अच्छा, पहले टीके से और दूसरे टीके के दरमियान भी हो सकता है? बिल्कुल, तब तक भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की ज़रूरत है।
तो इसकी कीमत क्या होगी, अंदाज़ा? सर, बहुत सारे मुल्क ने बहुत सारे पैसे खर्च करके ये वैक्सीन बनाई है और जो जो कंपनियां इससे पैसा कमाने की कोशिश कर रही हैं, हमारे हिंदुस्तान में हैदराबाद में इन्होंने बहुत सस्ती वैक्सीन बना ली है। मेरा जैसा अनुमान है कि हम लोग शायद ये वैक्सीन 100 रुपये में सब लोगों को दिला सकें। वेरी गुड। और अगर 100 रुपये तक दिला पाए तो उन लोग जो 100 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग गवर्नमेंट अस्पतालों में जाके सरकारी रेट पे फ्री में दवाई लगवाएंगे। और जैसे हमने पिछली बार 2 तरह से बनाया था कि टेस्ट गवर्नमेंट में जाओ तो फ्री होगा, प्राइवेट में जाओ तो आपको थोड़े पैसे चुकाने होंगे, जिसका पैसे गवर्नमेंट तय करेगी। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पहले फेज़ के अंदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो नर्सेज, स्टाफ, पुलिसमैन या जो फ्रंट में काम कर रहे हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। और जो गवर्नमेंट में जाएगा उसको पैसे नहीं देने होंगे। जो लोग प्राइवेट में जाएगा या तो गवर्नमेंट उसके पैसे का रिस्ट्रिक्शन रखेगी या गवर्नमेंट फ्री देगी, जो कि लगभग 100 रुपये पर टीका होगा। और दूसरा, आने वाले फेजेस में हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज़, छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग लोगों को भी कवर करेंगे, जिससे कि हम लोग इस कोरोना की महामारी से 6 महीने के अंदर अंदर ही बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा कहिए कि आप आने वाला साल 2021 वैक्सीन ईयर होगा। जी साहब, 2021 इस लड़ाई का आखिरी, इस ताबूत में आखिरी कील होगा। 2022 के बाद हम लोग हल्के हल्के कोरोना को भूल जाएंगे, पर 100 साल के बाद अगर ऐसी दोबारा महामारी आई तो आप और हम सबको याद किया जाएगा। तो फिर मतलब ये कि आप अगला साल भी हमको ये कोरोना को बर्दाश्त करना पड़ेगा? नहीं, बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करना पड़ेगा। आदी हो जाएंगे 6 महीने तक और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर संजीव कुमार ने कितनी अच्छी बातें बताई। आप लोगों के तमाम शक व शुबात दूर हो गए होंगे। अपने को एहतियात करना है, हर चीज़ में एहतियात करना ज़रूरी है सेहत के लिए। सेहत है तो सब कुछ है। इफ़ हेल्थ इज़ देयर एवरीथिंग इज़ देयर, इफ़ वेल्थ इज़ देयर समथिंग इज़ देयर। तो इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं हमारे डॉक्टर संजीव कुमार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आपके लिए वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो तक तशरीफ़ लाए। तो अब दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।